चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम दीपचंद के बारे में। ठीक है दोस्तों, दीपचंद के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सी हमने जो पुनरावृत्ति करी है पिछला सेक्शन में जो भी पढ़ा है उसकी हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। दोस्तों हमने कल पढ़ा था अजीत चंद के बारे में। अजीत चंद कौन थे? ये ज्ञानचंद्र के बेटी के पुत्र हुआ करते थे। इन्हें किस तरह से उत्तराधिकारी बनाया गया, किस तरह से ढूंढ ढांड के इन्हें लाया गया और राजगद्दी पे बिठाया गया। लास्ट में इनकी भी हत्या कर दी और ये उंगलियों पे नाचा करते थे बिष्टों के, और किस तरह से बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इनके बाद डोटी से कल्याण चंद्र को लाया गया। ठीक है दोस्तों, कल्याण चंद्र को ढूंढ के लाया गया। फिर कल्याण चंद्र जो थे वो अनपढ़ थे, मजदूरी करते थे। एक मजदूर आदमी था, ये गरीब आदमी था, और इस कल्याण चंद्र को रास्ते में ही सब बता दिया था कि किस तरह से मानिक चंद्र और जो पूर्णमल चंद हैं वो जनता पर जो है अत्याचार करते हैं और किस तरह से वो अपनी मनमानी करते हैं। तो इसके दिमाग में वो सारी चीज़ें पहले से बैठी हुई थी, तो इसने गद्दी पे बैठते ही उन दोनों को मरवा दिया। और फिर हमने चर्चा करी थी कि किस तरह से रोहिलों ने, बरेली के जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे, उन्होंने कल्याण चंद्र के कुमाऊँ पर आक्रमण किया और किस तरह से इन्होंने रुद्रपुर में मुठभेड़ हुई शिवदत्त जोशी के साथ, शिवदेव जोशी के साथ, और जिसमें कि पहली बार शिवदेव जोशी हार गए थे। फिर उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि उसी में एक संधि हुई थी और संधि में जो है रोहिल के जो लोग थे उन्होंने मंदिरों को, मस्जिद, जो भी हमारे यहाँ के जितने भी मंदिर हुआ करते थे और जितने भी यहाँ के सब मंदिर तोड़ दिए, सोने चांदी की मूर्तियाँ तोड़ दी, कलश के बर्तन आदि सब लूट लिए। ठीक है, जिस वजह से कुमाऊँ की काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी कुमाऊँ का नुकसान हुआ और 7 वर्ष तक जो है रोहिल यहाँ पर रहे और किस तरह से उन्होंने शोषण किया। और फिर उसके बाद हुई एक संधि में उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे, तो हमारे कुमाऊँ में के राजा के पास इतने भी रुपए नहीं थे कि वो 3 लाख रुपए जैसी रकम जो है देकर संधि कर ले और रोहिलों को भगा दे यहाँ से। तो इसलिए प्रदीप शाह जो गढ़वाल के राजा हुआ करते थे वो आए, उन्होंने मतलब हमारे कुमाऊँ की मदद करी और कुमाऊँ के जो राजा कल्याण चंद थे इनको पुनः गद्दी पर बिठवाया और इनका राज्याभिषेक करवाया और 3 लाख रुपए जो है रोहिलों को दिए, जिससे कि रोहिल यहाँ से भाग गए। ठीक है, फिर उसके बाद किस तरह से 1745 ईस्वी में इनने पुनः युद्ध किया और पुनः युद्ध करके मतलब पुनः जो है रोहिल जो हुआ करते थे, रोहिलों ने पुनः आक्रमण किया और पुनः आक्रमण करके किस तरह से जो शिवदेव जोशी थे उन्होंने अपना नेतृत्व निभाया और उन्हें पछाड़ गिराया और यहाँ से रोहिलों को भाग नहीं पड़ा। ठीक है, तो बार बार शिवदेव जोशी का वर्णन हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम शिवदेव जोशी हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए शिवदेव जोशी जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, शिवदेव जोशी ये बहुत बिल्कुल राज्य के लिए, कुछ लोग पहले हुआ करते थे जो राज सिंहासन के जो अधीन जो लोग हुआ करते थे, जैसे कुछ पद जिनको दे दिए जाते थे सरदार वगैरह के, तो वो लोग बिल्कुल ही, या सेनापति वगैरह के, तो वो लोग वहाँ पे अपनी मतलब ज़िंदगी न्यौछावर कर देते थे और ईमानदारी से अपना जो है पद निभाते थे। उन्हीं में से एक थे शिवदेव जोशी की कहानी कुछ इस तरह से है। ऐसा माना जाता है कि जो कल्याण चंद्र राजा थे ये डरे हुए तो पहले ही से थे, तो इन्होंने आते ही जो है मानिक चंद की और जो पूरनमल चंद है उन दोनों को हत्या करवा दी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बाकी के जो चंद थे उनको भी मारने की, जान से मारने के आदेश दे दिए थे और इन्होंने आंखें निकलवाने की प्रथा इनके यहाँ से शुरू हुई। इन्होंने आंखें निकलवानी चालू कर दी, आंखें फुड़वानी और फुड़वा के उनको निकलवानी चालू कर दी। ऐसा माना जाता है कि इनके यहाँ पे 7 घड़े जो थे वो आंखों से भर गए थे। ठीक है, इन्होंने 7 घड़े लोगों की आंखें फोड़ फोड़ के भर दिए थे। फिर बाद में इन्हें, उनमें से एक इनके पिताजी भी थे जिनका नाम था लक्ष्मीपति जोशी। ठीक है, तो वो शिवदेव जोशी के पिता थे। ठीक है, और ये भी, इन्होंने भी अपना जो जीवन काल है वो बहुत ही समर्पित कर रखा था इनके लिए, इनके राजवंश के लिए। लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? उनकी आंखें फुड़वा दी गई और उनकी आंखें फुड़वा कर घड़ों में रखवा दी गई। तो जब राजा को ये रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने तो बहुत गलत किया, मैं तो गुनहगारों को सज़ा दी तो दी, मैंने बेगुनाहों को भी लालच में आके सज़ा दी है, मैंने
बहुतों की आंखें फुड़वाई हैं। तो उसने पश्चाताप करने के लिए ढूंढा, ललित जो लक्ष्मीपति जोशी हैं इनके वंशजों को ढूंढा। उनमें से मिले शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी जो थे इनके पुत्र हुआ करते थे लक्ष्मीदेव जोशी के। फिर इन्होंने इन्हें जो है पहले कानूनगो का पद दिया और उसके बाद इन्होंने खुश होकर इन्हें सरदार का पद दे दिया। ठीक है, इनके जो कार्य थे, इनके जो नेतृत्व था, उनकी इनके मतलब योग्यता को देखते हुए उन्होंने सरदार का पद दे दिया। ठीक है, और इन्होंने भी बहुत ही अच्छे से अपना पद निभाया और इन्होंने सारे जितने भी युद्ध थे वो सारे युद्ध इन्होंने अच्छे से नेतृत्व किया। और रोहिलखंडों की जैसा कि हमने कल पढ़ा किस तरह से इन्होंने पछाड़ गिराया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दीपचंद की। अगर दोस्तों हम दीपचंद की बात करें दोस्तों, तो दीपचंद ऐसे राजा हुआ करते थे जो कि मंदबुद्धि राजा थे या फिर सीधे, बहुत ज़्यादा सीधे राजा थे। जैसा भी है इतिहास में इन्हें मंदबुद्धि की भी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब कल्याण चंद्र के आखिरी समय चल रहा था तो कल्याण चंद्र की दोनों आंखें जो हैं फूट गई थी, मतलब उनकी दोनों आंखें खराब हो गई थी। उनकी दोनों आंखों में कोई आंखों वाला रोग हो गया था। जिंदगी भर जिस आदमी ने दुनिया की आंखें फोड़ी और अंत समय में उसकी ही आंखें चली गईं, ऐसा माना जाता है। तब उन्होंने शिवदेव जोशी को उनका संरक्षण बनाकर और दीपचंद को गद्दी पर बैठा दिया था। अपने जीते जी ही इन्हें जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, इन्हें गद्दी पर बिठा दिया था। ठीक है दोस्तों, और शिवदेव जोशी ने जो है अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अवयस्क दीपचंद जो थे वो मतलब बहुत ही कम उम्र के थे, तो कम उम्र में ही उन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया था। और दीपचंद ने शिवदेव जोशी जो हुआ करते थे, शिवदेव जोशी के संरक्षण में दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा करे थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दान पुण्य पर भी विशेष बल दिया था। और शिवदेव जोशी जो थे वो महारा दल से संबंध था उनका। और फड़त्याल दल ने षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि जब ऐसा माना जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो फड़त्याल दल है और जो महारा दल है, इन दोनों की हमेशा इनका आपस का जो है संबंध अच्छा नहीं रहा है। इनमें हमेशा 36 के आंकड़े रहे हैं, तो ये एक दूसरे को जो है बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शिवदेव जोशी जब संरक्षण में थे तो मतलब एक तरह से देखा जाए कि शिवदेव जोशी की ही चल रही थी। राजा तो नाम मात्र के दीपचंद थे, लेकिन जो भी था सब कुछ शिवदेव जोशी के ही अनुसार चल रहा था राज्य शासन काल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है फड़त्याल दल नहीं देख पा रहा था, और जो फड़त्याल दल था वो षड्यंत्र करे। इसके बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि वे अमर सिंह रौतेला को राजा बनाना चाहते थे। ठीक है, कौन ये लोग जो थे षड्यंत्र रच के अमर सिंह रौतेला को राजा बनाना चाहते थे, ये फड़त्याल लोग। ठीक है, शिवदेव जोशी ने अपने चचेरे भाई हरिराम जोशी को काशीपुर परगने का हाकिम नियुक्त कर दिया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हरिराम जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो शिवदेव जोशी का स्थान लेना चाहता था। ठीक है दोस्तों, और उसने हरिराम ने अपने स्थान पर एक मुस्लिम को जो है कार्य सौंप दिया, और जो इच्छानुसार आम जनता को लूटता था। और हरिराम जोशी ने फड़त्याल दल का साथ दिया और चोरगलिया नामक स्थान पर जो शिवदेव जोशी थे, शिवदेव जोशी ने अमर सिंह रौतेला का विद्रोह दबा लिया। ठीक है, और इस विद्रोह में फड़त्यालों का जो है गदर नाम है उनको गदर नाम मिल गया। ठीक है, और अमर सिंह रौतेला और हरिराम ने हार कर गढ़वाल में शरण ले ली। ठीक है दोस्तों, और तो दोस्तों इसका जो है 2 घटनाएं जो हैं वो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली घटना जो है वो है तामा दौड़ का युद्ध। आइए सबसे पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये जून 1755 में लगभग शिवदत्त जोशी और गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया के मध्य हुआ था। ठीक है, किंतु प्रदीप शाह को भी कुमाऊनी सेना ने घेर लिया था और लूटपाट मचाई थी दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो तामाडौड़ का युद्ध है, ये युद्ध जो है गढ़वाल के जो राजा हुआ करते थे, गढ़वालपति प्रदीप शाहपति, वो जो थे वो अपने सलाहकारों के भड़काने पर आ गए। ठीक है, और अपने सलाहकारों के भड़काने के कारण उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है
4 शर्तें रख ली, ठीक है। 4 शर्तें रखी किसके सामने, जो दीपचंद थे उनके सामने 4 शर्तें रखी उन्होंने। पहली शर्त रखी कि जो दीपचंद हैं उनको चाचा मान लें और पत्रों में जयदेव लिखें, ठीक है। उन्होंने एक शर्त तो ये लिखी कि गढ़वाल के जो राजा हैं प्रदीप शाह उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया कि जो दीपचंद हैं, दीपचंद उनको चाचा मान लें और पत्रों में जयदेव लिख दें। और इसके बाद उन्होंने दूसरी शर्त लिखी कि कुमाऊं द्वारा दबाए गए जितने भी गढ़वाल के सारे क्षेत्र वापस कर दिए जाएं, वरना कुमाऊं पर पूरा अधिकार कर लिया जाएगा, ठीक है, गढ़वाल के द्वारा। इस तरह से उन्होंने कहा। और तीसरी शर्त उन्होंने रखी कि रामगंगा को गढ़वाल कुमाऊं की सरहद मानी जाए, ठीक है। तो जो है दीपचंद ने जो है पुरानी बातें याद रखे कि किस तरह से प्रदीप शाहपति ने उनके पिताजी के समय मदद करी थी, किस तरह रोहिलों से पीछा छुड़वाया था, किस तरह उन्होंने भूमिका निभाई थी, युद्ध में भी भूमिका निभाई, 3 लाख रुपए की धनराशि देकर भी उन्होंने साथ दिया था। तो ये सारी बातों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए फिर भी उन जो है दीपचंद ने 2 शर्तें मान ली, ठीक है। पहली शर्त कौन सी मानी, पहली शर्त उन्होंने ये मानी कि उनको चाचा मान लिया जाए और उनके पत्रों में जो है जयदेव लिख दिया जाए, ठीक है। क्या लिख दिया जाए, जयदेव। तो उन्होंने ये शर्त भी मान ली। और दूसरी शर्त उन्होंने मांगी कि कुमाऊं के क्षेत्र को वापस कर दिया जाए, मतलब जो कुमाऊं ने जो गढ़वाल के क्षेत्र को दबा रखा है, गढ़वाल के क्षेत्रों को वापस कर दिया जाए, ठीक है, गढ़वाल के क्षेत्रों को वापस कर दिया जाए। तो इन्होंने ये दोनों शर्तें मान ली, लेकिन उन्होंने तीसरी शर्त नहीं मानी। तीसरी शर्त कौन सी थी, तीसरी शर्त थी रामगंगा को, जो रामगंगा है, रामगंगा को गढ़वाल क्षेत्र में, रामगंगा को गढ़वाल क्षेत्र में कुमाऊं की सरहद मानी जाए, ठीक है। क्या मानी जाए, कुमाऊं की सरहद। तो ये शर्त उन्होंने नहीं मानी, ठीक है। अब जब उन्होंने ये शर्त नहीं मानी तो जो गढ़वाल के जो राजा थे वो चिढ़ गए और उन्होंने फिर अपने सलाहकारों की जो है भड़काने पर युद्ध करना शुरू कर दिया, मतलब युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध का निमंत्रण भेज दिया, ठीक है। और फिर कुमाऊं के राजा दीपचंद और गढ़वाल के राजा थे जो प्रदीप शाहपति, इनके बीच युद्ध हुआ। और जो युद्ध का नेतृत्व था वो किया शिवदेव जोशी थे उनने। अब क्या हुआ दोस्तों, इनकी जो सेना थी वो बुरी तरीके से हार गई और बुरी तरीके से हारने के बाद जो प्रदीप शाह थे, प्रदीप शाह जो है अपनी जान बचाकर बुरी तरीके से भाग गए कुमाऊं को छोड़ के। लेकिन जो शिवदेव जोशी थे चाहते तो उन्हें पकड़ के वहीं पे मार देते, ठीक है, या फिर अपनी किसी भी प्रकार की कोई जो है डिमांड पूरी करवा लेते, लेकिन उन्होंने उन्हें भागने दिया और उनका पीछा नहीं किया और धर्म कर्म के काम में लग गए। उनकी इस चीज़ को देखकर जो थे प्रदीप शाहपति, वो उन्हें बहुत ही गिल्टी फील हुई और वो बहुत प्रभावित हुए उनसे, ठीक है। और फिर दोनों के बीच जो थी संधि हो गई और संधि होने के बाद दोनों के बीच पगड़ी का आदान प्रदान भी हो गया, ठीक है दोस्तों। और राजा को भी इन पर जो है कृपा बनी रही। और फिर उसके बाद 1764 में शिवदेव जोशी का जो है निधन हो गया दोस्तों। और इनके निधन के बाद कहा जाता है कि ये जो पूरा का पूरा शासनकाल था ये बिल्कुल बिखर गया दोस्तों, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इनका जब निधन हुआ, इनके निधन के बाद दोस्तों जो है इनकी एक रानी थी श्रृंगार मंजरी, ठीक है। क्या नाम था उसका, श्रृंगार मंजरी, ठीक है। श्रृंगार मंजरी के हाथों में पूरी बागडोर आ गई। और जैसे श्रृंगार मंजरी के हाथों में पूरी बागडोर आ गई दोस्तों, तो इन्होंने श्रृंगार मंजरी जो रानी हुआ करती थी दीपचंद की, जैसा कि हमने बताया आपको कि दीपचंद जो थे वो सीधे साधे राजा थे और थोड़े मनमुद्दी टाइप जैसे थे, तो इतना ज़्यादा डिसीजन वगैरह नहीं ले पाते थे। पहले शिवदेव जोशी जो थे वो इनके संरक्षण में कार्य कर रहे थे और राजा तो ये थे लेकिन सारा कार्यभार सब वही करते थे। अब वो बेचारे मर गए तो इसके बाद जो है पूरी प्रभाव जो था वो श्रृंगार मंजरी पर आ गया। अब श्रृंगार मंजरी ने सत्ता जमा ली और इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि सबसे पहले इन्होंने मोहन गोसाई को सेनापति बनाया, ठीक है। किसको, मोहन गोसाई को इनने सेनापति बनाया। फिर उसके बाद दोस्तों इसने परमानंद बिष्ट को
इन्होंने दीवान की पोस्ट दे दी। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और इनने इतनी मुश्किल से इन लोगों का जो था वर्चस्व समाप्त हुआ था, और श्रृंगार मंजरी ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फिर से खतरे में सीट डाल दी थी। ठीक है दोस्तों। फिर ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो ये शासक था दीपचंद, इसे गूंगा शासन भी कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? हेल मिल्टन के द्वारा। एक राइटर हैं, उनका नाम है हेल मिल्टन, इनके द्वारा इसे गूंगा शासक कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि गूंगा शासक कौन होता है, कौन है? तो वो दीपचंद है। ठीक है, और एक प्रश्न और बन जाता है कभी कभी कि इस सबसे ज़्यादा अपने शासनकाल में जागीरें किसने दान में दी? तो वो जो थी दीपचंद के द्वारा ही दी गई थी। जागीरें सबसे ज़्यादा दान में दीपचंद के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो बिष्ट थे, बिष्टों का आगमन हो गया, और बिष्टों के आगमन के बाद जोशियों ने सबने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। ठीक है, जो जोशी हुआ करते थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दोस्तों हर्षदेव जोशी और जयकृष्ण जोशी जो थे, उनको जो है इनने अलग अलग कर दिया। ठीक है, बिष्टों ने। और फिर इसके बाद एक आता है लाल सिंह। लाल सिंह के कहने पे जो मोहन चंद है, मोहन चंद का भाई है वो, और इसने लाल सिंह के कहने पर हर्षदेव जोशी को, और जो क्या बोलते हैं, हर्षदेव जोशी और जयकृष्ण जो था, जयकृष्ण, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। और पहले तो इन दोनों की हत्या करने वाले थे ये लोग, लेकिन फिर जो है लाल सिंह था उसने इन्हें अलग अलग कर दिया। हर्षदेव जोशी है, इसे उम्र कैद की सज़ा दे दी, और जयकृष्ण जो था उसकी हत्या कर दी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों जो ऐसा माना जाता है, जो सीरा एक जगह है, सीरा कोट का किला है दोस्तों। सीरा कोट के किले में इन्होंने क्या काम करा कि जो राजा दीपचंद थे, दीपचंद को वहाँ पर कैद कर लिया था। ठीक है, दीपचंद को कैद कर लिया, और ऐसा माना जाता है जैसे शाहजहाँ की मृत्यु हुई, ऐसे ही इनकी भी जेल में घुट घुट कर मृत्यु तड़प तड़प कर हो गई। विचारों को एक एक बूंद पानी तक के लिए तरपाया, और इसके जीते जी ही जो है शासनकाल जो है वो इनडायरेक्टली तरीके से मोहनचंद ही कर रहा था। मोहनचंद ने ही शासन की बागडोर संभाल ली थी। ठीक है, और फिर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो दीपचंद थे, दीपचंद और उसके पुत्रों को षड्यंत्र रचकर मार डाला गया दोस्तों। इसकी मृत्यु शाहजहाँ की जैसे ही हुई, तो दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि कुमाऊँ का बैरम खां की उपाधि भी इसे ही दी जाती है। ठीक है, दीपचंद को। ऐसा एक प्रश्न बन जाता है कि कुमाऊँ का बैरम खां कौन है? ठीक है, कुमाऊँ का बैरम खां कौन है? तो कुमाऊँ का बैरम खां दीपचंद है। ठीक है दोस्तों इसकी जो पहली घटना थी वो तो थी दोस्तों इसकी तामाड़ दौंड का युद्ध। अब आइए दूसरी घटना पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इसकी जो दूसरी घटना थी, जो इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध घटना है, पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों। ठीक है, कौन सी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो दोस्तों लगभग 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसमें 1761 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इसकी मदद के लिए कुमाऊँ सेना जो थी वो पहुंच गई थी, और कुमाऊँ सेना ने जो है रोहिलों के साथ मिलकर मराठों का सामना किया था। और ये जो युद्ध था, कुमाऊँ सेना ने गजब का जो है साहस दिखाया और गजब की वीरता दिखाई, और सन 1962 में युद्ध खत्म होने पर कुमैया सेना जो थी वो वापस कुमाऊँ में लौट के आ गई। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत ही बहादुरी से जो है पानीपत की लड़ाई में सामना किया था मराठों का, और इनके साथ जो थे वो रोहिल थे, जो कि इनके कभी एक समय था जो इन पर रोहिलों ने भी अटैक किया था। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार से ये इनके बहुत बड़े दुश्मन थे, इनके वजह से ये बर्बाद हो गए थे, लेकिन फिर भी पानीपत के युद्ध में इन्होंने इनके साथ युद्ध लड़ा था। दोस्तों राजा दीपचंद की बड़ी रानी थी, उसका नाम था दिलीप मंजरी। ठीक है, उसका नाम क्या था? दिलीप
मंजरी सुंदरी थी ये, ठीक है, जो उस समय बहुत ही इसको मतलब जो दिलीप चंद है, दिलीप चंद को सबसे ज़्यादा प्यारी थी ये। दिलीप चंद जो था दिलीप मंजरी से बहुत दीपचंद जो था दीपचंद दिलीप मंजरी से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था और इसे बहुत पसंद करता था, ठीक है। दिलीप मंजरी जो थी, दिलीप मंजरी की मृत्यु हो गई तो उसने उसकी याद में 8 धातु की 4 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई, ठीक है। किसकी? जो दिलीप चंद है, दिलीप मंजरी जो है, दिलीप मंजरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, इसने इसकी याद में अष्ट धातु की 4 फीट की ऊंची मूर्ति बनवाई, ठीक है। क्या बनवाई? मूर्ति बनवाई। और ये मूर्ति जो थी बनाकर जागेश्वर मंदिर में रखवाई, ठीक है। कहाँ रखवाई? जागेश्वर मंदिर में। कहाँ रखवाई? जागेश्वर मंदिर में। इसने अल्मोड़ा में दोस्तों दीपचंदेश्वर मंदिर की स्थापना करी, ठीक है। इसने काय की स्थापना करी? अल्मोड़ा में। नोट करने वाले प्रश्न हैं जी, नोट कर लीजिए। अल्मोड़ा में दीप चंदेश्वर मंदिर की स्थापना, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या कराया? इसने अष्ट धातु की 4 फीट ऊंची जो है मूर्ति बनवाई, अब दिलीप मंजरी की, ठीक है, जो कि इसने बनाकर जागेश्वर मंदिर में रखवाई। और दूसरा काम इसने करा, अल्मोड़ा मंदिर में जो है इसने दीप मंजेश्वर मंदिर की स्थापना करवाई, ठीक है। इसके बाद तो दोस्तों इस तरह से इसने जैसे कि सारे बिष्टों ने जब इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और इस तरह इनका जो शासनकाल था तो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। अब इनकी जो संरक्षण में थे शिवदेव जोशी, वो उनका भी निधन हो गया, तो इनकी जो संरक्षण, इनका जो गार्जियंस जिसे बोलते हैं, वो सब खत्म हो गया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर दोस्तों जो मोहन चंद जोशी, अब श्रृंगार मंजरी ने भी बेवकूफ़ी करी कि उसने भी जो है फटाफट मोहन गुसाई को अपना सेनापति बना दिया, फिर परमानंद बिष्ट को अपना दीवान बना दिया, ठीक है। इस तरह की उसने बेवकूफ़ी दिखाई। इस तरह की बेवकूफ़ी को देखते हुए दोस्तों जो रानी दल में जो बक्सी मोहन सिंह रौतेला था, ठीक है, जो मोहन सिंह रौतेला, जिसने कि मौके का लाभ उठाया और उसने राजा और रानी दोनों को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसने क्या करा? रानी की हत्या कर दी। जिसने उसको नियुक्त किया उसने उसी की हत्या कर दी, रानी की हत्या कर दी। और हल्द्वां के युद्ध के बाद दोस्तों एक हल्द्वां का युद्ध हुआ, ठीक है। काय का? हल्द्वां का युद्ध हुआ। हल्द्वां के युद्ध के बाद दोस्तों मोहन चंद ने कुमाऊं में अधिकार करके राजा बन गया और उसके दोनों पुत्रों को बंदी बनाकर उसने 1777 में कुछ समय जेल में रखने के बाद दीपचंद की हत्या कर दी दोस्तों, ठीक है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों दीपचंद की तड़प के जो है मृत्यु हुई, तड़प के जो दीपचंद थे वो मरे। और ऐसा माना जाता है जो सीरा कोट का किला है वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई तड़प के। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मोहन चंद की, ठीक है। दोस्तों अगर हम मोहन चंद की बात करें तो जैसा कि मोहन चंद्र का जो है जिक्र हो ही चुका है, ठीक है, पहले हम कर चुके हैं कि किस तरह से मोहन चंद्र को इसने अपना सेनापति बनाया और फिर मोहन चंद ने किस तरह से इसका लाभ उठाया और किस तरह ये गद्दी पर बैठ गया। इसने दीपचंद की जो है हत्या कर दी और दीपचंद की हत्या कर ये जो था उस गद्दी पर बैठ गया। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से ये गद्दी पर बैठा। और इस समय जोशी जो बंधु हुआ करते थे, जोशी बंधु बरेली में थे, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर थे? बरेली में थे। इसी समय ललित शाह जो थे, ललित शाह की सेना जो थी सिरमौर से पराजित होकर आई थी दोस्तों। कहाँ से पराजित होकर आई थी? सिरमौर का एक युद्ध हुआ था, वहाँ से सिरमौर के युद्ध से ये जो ललित शाह की जो सेना थी वो पराजित होकर आई थी। और ललित शाह जो थे वो गढ़वाल के राजा थे, ठीक है। इसका लाभ उठाकर जो दोस्तों जो जोशी बंधु हुआ करते थे, जोशी बंधुओं ने ललित शाह को कुमाऊं में हमले के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे जो हर्षदेव जोशी वगैरह थे ये पहले तो गए डोटी, ठीक है,
इन्होंने देखा किस तरह से इसने राजवंश का नाश कर दिया, और फिर इसके बाद किस तरीके से लोग इनकी दोबारा से अराजकता फैलनी शुरू हो गई। मुश्किल से अराजकता समाप्त हुई थी और फिर अराजकता फैल गई। तो सबसे पहले जो हर्षदेव जोशी था वो गया डोटी से इसने मदद मांगी, पर डोटी ने मदद मांग जो है देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद सिरमौर का युद्ध पराजित होकर ही ललित शाह जो थे वो वापस आए थे, इसलिए जो है अब गए थे ये ललित शाह के पास गढ़वाल। ठीक है, कौन? हर्षदेव जोशी ललित शाह के पास गए और ललित शाह से इन्होंने एक जो है शर्त रखी। उन्होंने हर्षदेव जोशी ने कहा कि देखो ऐसा ऐसा है और इस तरह से सब हो गया है, और जैसा कि आपके यहाँ पर ही आपके पूर्वजों ने किस तरह से हमारे मतलब यहाँ पर मदद भी करी थी, और किस तरह से जो है रोहिलों से मदद करी, और कैसे कैसे हमने इस राजवंश को लेवल में लेकर आए, और फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई हैं, फिर से वही अराजकता फैलनी स्टार्ट हो गई है। राजा जी आप ऐसा करो, आप हमारी मदद करो इस युद्ध में, और अगर इस युद्ध में आप जीत जाओगे मोहन चंद्र को जो है यहाँ गद्दी पर से हटा दो, और अगर आप जीत जाओगे तो आप अपने पुत्र को गद्दी पे बिठा देना, कुमाऊँ की गद्दी पे आप अपने पुत्र को बिठा देना। ठीक है, उसने सोचा कम से कम किन्हीं अच्छे हाथों में तो गद्दी जाएगी। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी ने ये सोच बनाकर जो है मदद मांगी गढ़वाल के राजा जो है ललित शाह से, और ललित शाह मान गए। इसके बाद दोस्तों ललित शाह ने जो है बहुत घमासान युद्ध करा। गढ़वाल के जो राजा थे ललित शाह ने कुमाऊँ पर आक्रमण कर दिया और कुमाऊँ को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और उन्होंने अल्मोड़ा को जीत लिया दोस्तों। ठीक है, जब उन्होंने अल्मोड़ा को जीत लिया दोस्तों तो फिर क्या हुआ कि जो मोहन चंद अपनी जान बचाकर भाग गया, और भागकर वह उसने लखनऊ में दोस्तों, कहाँ पर? लखनऊ में जो लखनऊ के जो नवाब थे उनके वहाँ पे उसने जाके शरण ले ली। ठीक है, कहाँ ली शरण? तो प्रश्न ऐसा बन जाता है दोस्तों कि मोहन चंद जो थे जब कुमाऊँ के राजा ललित शाह ने उन्हें पराजित करा था और कुमाऊँ को अपने अधीन कर लिया था, तो उस वक्त जो मोहन चंद थे वो उन्होंने कहाँ पे जाके शरण ली थी? तो उन्होंने लखनऊ के नवाब के यहाँ पर जाके शरण ली, और फिर बाद में वो रामपुर चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? रामपुर। इसके बाद दोस्तों जो ललित शाह और मोहन चंद्र के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों कुमाऊँ में, इस युद्ध का नाम था बगवाली पोखर का युद्ध। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि बगवाली पोखर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो ललित शाह के मध्य और मोहन चंद के मध्य हुआ। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कि जो मोहन चंद है ललित शाह है उनके बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो जो है वो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। दोस्तों प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बिठाकर दोस्तों जो ललित शाह थे, ललित शाह की 1780 ईस्वी में जो है मलेरिया से इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो गनाई गिवाड़ है, गनाई गिवाड़ में धाम अथवा मलेरिया से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद दोस्तों जो है गढ़वाल में इनका बड़ा पुत्र था जय कीर्ति शाह। ठीक है, उसे जो है राजगद्दी मिल गई गढ़वाल की, वह गढ़वाल का शासक बन गया। अब कुमाऊँ का शासक प्रद्युम्न शाह था और गढ़वाल का शासक जय कीर्ति शाह था। दोनों ही आपस में भाई थे, लेकिन सत्ता के आगे क्या भाई क्या बहन। ठीक है, अब क्या था दोस्तों, जो प्रद्युम्न शाह का भाई था जय कीर्ति ने एक पत्र भेजा, और पत्र में लिखा कि जो राजा प्रद्युम्न शाह हैं उनके लिए एक पत्र भेजा, और पत्र में लिखा कि यथेचित सम्मान दिखाएं एवं पत्र द्वारा भी सम्मान सूचित करें। ठीक है, जिसके जवाब में इन्होंने जो है प्रद्युम्न चंद ने इसके जवाब में लिखा कि कुमाऊँ ने कभी गढ़वाल की महत्ता को स्वीकार नहीं किया है, और हर तरह से उस गद्दी की मान प्रतिष्ठा की मैं रक्षा करूंगा। इस उत्तर को सुनकर गढ़वाल के राजा जो थे वो निरुत्तर हो गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन दोस्तों वो दिल ही दिल रूठ गया, और अंततः यह हुआ कि भाइयों में आपस में सत्ता के लिए युद्ध हो गया दोस्तों। और
जो जोशी जो जय कीर्ति है, जय कीर्ति और क्या बोलते हैं प्रद्युम्न चंद के बीच घमासान युद्ध हुआ दोस्तों। इसी बीच जय कीर्ति की मृत्यु हो गई और जय कीर्ति मारा गया। जय कीर्ति की जो जगह थी, स्थान था गढ़वाल में, वो गद्दी जो थी वो खाली हो गई। ठीक है दोस्तों। अब गढ़वाल का पहली इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गढ़वाल का और कुमाऊं का कोई एक ही राजा हो। तो प्रद्युम्न शाहपति था, जो कि चंद में प्रद्युम्न चंद बन गया दोस्तों। जब प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का भी शासक बन गया और कुमाऊं का भी शासक बन गया, ऐसे में जिम्मेदारी बढ़कर हो गई थी। तो जब वह गढ़वाल चला गया तो गढ़वाल जाने से पहले उसने जो यहाँ कुमाऊं जो था, कुमाऊं में उसने जयानंद जोशी और हर्षदेव जोशी को शासन की जिम्मेदारी दे दी दोस्तों। किस किस को दे दी? क्योंकि एक साथ दोनों जगह तो नहीं रह सकता था वो। तो जब वो गढ़वाल पर जाकर उसने शासन किया, जब वो गढ़वाल पर भी उसके कंधों पे दो दो जिम्मेदारियां आ गई, तो जब वो यहाँ से वहाँ गया तो उसने यहाँ जो कुमाऊं की जिम्मेदारी थी वो जयानंद जोशी और हर्षदेव जोशी को सौंप दी और गढ़वाल जाके उसने अपनी पद को संभालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये लोग देख रेख कर रहे थे। राजा तो वो यहाँ का भी था, वहाँ का भी था, लेकिन यहाँ का जो कार्यभार था वो ये दोनों देख रहे थे और वहाँ का वो देख रहा था। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों उसने अपने कंधों पर दोनों की जिम्मेदारी ले ली और बहुत ही अच्छे से दोनों की जिम्मेदारियों को। तो दोस्तों बात करते हैं जोशियाड़ा। जोशियाड़ा क्या है? देखिए दोस्तों, जब दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था तो उस घमासान युद्ध में दोस्तों बहुत ज़्यादा लूट खसूट की गई थी। कुमाऊनी सेना ने श्रीनगर पर जमकर लूट खसूट की थी। तो ये जो लूट खसूट थी, इसे इतिहास में जोशियाड़ा का नाम दिया गया। ठीक है। अब दोस्तों जो राजा यहाँ पर था नहीं, ठीक है, राजा और शिव हर्षदेव जोशी दोनों अलग अलग हो गए। राजा जो था प्रद्युम्न शाहपति जो था वो गढ़वाल चला गया और जो ये थे हर्षदेव जोशी ये कुमाऊं में थे। इस चीज़ का जो था षड्यंत्रकारियों ने अच्छा फ़ायदा उठाया और उन्होंने लाभ पूरी तरीके से जो है उठाया। इसका अच्छा लाभ मिल गया और इसका जो अच्छा लाभ मिला वो मोहन चंद को मिल गया। ठीक है। और जो मोहन चंद था उसने इसका लाभ उठाकर अपने 1400 नागों की फौज लेकर उसने पुनः आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके जो है वो पुनः गद्दी पर बैठ गया दोस्तों। ठीक है। कौन? मोहन चंद पुनः गद्दी पर बैठ गया और इसने पुनः गद्दी हासिल करने में ये सफल भी हो गया दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों ये नैथाड़ी क्या है इसके बारे में भी हम। इसके बाद दोस्तों मोहन चंद ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया दोस्तों और पूरा फ़ायदा उठाने के बाद उसने दोस्तों मोहन चंद ने अपने जो एक उसका भाई था लाल सिंह को लिया। ठीक है। लाल सिंह, फिर उसके बाद नंदराम। ठीक है। नंदराम के सहयोग से अल्मोड़ा में कब्जा कर लिया। ठीक है। कहाँ कर लिया? अल्मोड़ा में कब्जा। उसने कब्जा करने के लिए उसने हमला किया और पाली परगना जो था, पाली परगने के जो नैथाड़गढ़ी थी, नैथाड़ागढ़ी, ठीक है, नैथाड़ागढ़ी में युद्ध हुआ। युद्ध में जो है हरदेव जोशी और उनकी जो हरदेव जोशी थे, हरदेव जोशी की गुट की हार हो गई। जो हरदेव जोशी की जो सेना थी उसकी दोस्तों हार हो गई, क्योंकि जो पराक्रम शाह था, पराक्रम शाह की सेना ने मोहन चंद को सहयोग दे दिया दोस्तों। ठीक है। क्योंकि जो पराक्रम शाह था, पराक्रम शाह ने लास्ट में धोखा दे दिया। ये एक षड्यंत्र था दोस्तों। पराक्रम शाह जो था वो इनकी सेना में था, हर्षदेव जोशी की सेना में, और इस पराक्रम शाह जो था, पराक्रम शाह ने जो है साथ दे दिया जो है मोहन चंद का, जिस वजह से हर्षदेव जोशी की जो है धोखे से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और धोखे से इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र रच के भरोसा करते रहे इस पर पराक्रम शाह पे भरोसा करते रहे और इस पराक्रम शाह ने अंत समय में जो है इनका साथ छोड़ दिया और साथ दिया उसने मोहन चंद का, और जिसके कारण मोहन चंद जो था वो दोबारा गद्दी पर बैठ गया दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों मोहन चंद्र का दूसरी बार शासनकाल कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है दोस्तों, इसका लाभ उठाएं।
जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों।